विद्यार्थी मित्रों, निर्धनता के बारे में चर्चा करते हुए हमने इसकी परिभाषा को देखा, जहां हमने यह निष्कर्ष निकाला कि भौतिक व मानसिक रूप से जो व्यक्ति सामान्य जीवन के स्तर को नहीं जी पा रहा है वह व्यक्ति निर्धनता या गरीबी की श्रेणी में आता है। यह सामान्य स्तर जो जीवन का है वह सरकार द्वारा निर्धारित किया गया है। वह आगे इस पाठ में पढ़ते हुए हम उन लक्षणों के बारे में चर्चा करते हैं जिन लक्षणों के कारण व्यक्ति के अमीर या गरीब या धनी या निर्धन होने के जो लक्षण है वह प्रतीत होते हैं। मित्रों, जो निर्धनता के लक्षण हैं उसमें सबसे पहला लक्षण है पेट भर भोजन न मिलना, यानी साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब सबाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो यह भारतीय दर्शन जो है वह सीधा सीधा उस तत्व की ओर इंगित करता है जो पौष्टिक तत्व हमारे शरीर में जाते और हमारे शरीर में जाकर हमें जीवन यापन करने के लिए उपयोगी ऊर्जा जो है वह ऊर्जा प्रदान करता है। मित्रों, हमारे देश की सरकार ने भी शहरी व ग्रामीण स्तर पर जो पौष्टिकता है, जो कैलोरीज है, जो ऊर्जा का स्तर है, उसका एक मापदंड बनाकर उस मापदंड के अनुसार अमीर व निर्धन होने का एक अभिप्राय स्पष्ट किया है। तो वह जो तत्व है, वह जो पौष्टिक तत्व है, वह सीधी सीधी बात है हमें भोजन से मिलेगा। तो पहला सुख निरोगी काया, और काया को निरोगी रखने के लिए जो आवश्यक पहली सुविधा है वह है पेट भर भोजन सही समय पर मिलना। तो अगर यह पेट भर भोजन हमें मिल रहा है तो हम यह कह सकते हैं कि हम उस स्तर के ऊपर हैं, और अगर यह भोजन हमें सही समय पर नहीं मिल पा रहा तो सीधा सीधा यह निष्कर्ष निकलता है कि हम गरीबी रेखा के नीचे का जीवन जी रहे हैं। मित्रों, अगला जो लक्षण है भोजन के बाद वह है सर छुपाने को छत का होना, यानी अकोमोडेशन फैसिलिटीज, यानी जो हमारी घर जो है, हमारे पास पक्का घर है, उसका होना या नहीं होना हमारे अमीर या गरीब होने का एक अभिप्राय जो है वो संकेत करता है। जो हमारे यहाँ के बड़े बूढ़े हैं वो यह कहते हैं कि भाई जहां भी रहो अपने पैर के नीचे जमीन जो है वह पक्की होनी चाहिए। अर्थात आप कहीं भी जाओ, आपके पास अपनी खुद की सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए एक सभी सुविधाओं से युक्त घर का होना अत्यावश्यक है। जो घर का होना या न होना आपके निर्धन या संपन्न होने का अभिप्रायगत सूचक है। तो पहली सुरक्षा है भोजन की और दूसरी सुरक्षा है घर की। तीसरी सुरक्षा की ओर बढ़ते हुए हम कहते हैं कि घर होने के बाद हमारे पास आवश्यक जो शिक्षा की सुविधाएं हैं, या सुविधा न कहते हुए अगर इसे मैं अधिकार कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भोजन पेट भर मिलने के बाद और रहने के लिए घर मिलने के बाद यह आवश्यक है कि आदमी को अपने जीवन में अपने पढ़ाई लिखाई का जो अधिकार है या जो शिक्षा का जो अधिकार है वह उसे अगर मिल रहा है तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन को मूलभूत सुविधाओं के साथ व्यतीत करेगा, अन्यथा वह अपने जीवन को उतनी सुदृढ़ता से नहीं जी पाएगा। तो रोटी मकान के बाद जो अगली जो चीज निर्धारित करने वाली है वह है शिक्षा। और अगर मैं शिक्षित हूं तो सीधी सीधी बात है शिक्षा मेरी रोजगार सुविधाओं को सुनिश्चित करती है। अगर मैं शिक्षित हूं, अगर मेरे पास सृजनात्मक शक्ति, जो सृजनात्मकता की शक्ति है उसे मैं एक सही दिशा दे पाता हूं, तो सीधी सीधी बात है कि उस शिक्षा से मैं अपने लिए रोजगार की व्यवस्था करूंगा। और अगर मेरे पास रोजगार है तो मैं किसी भी हिंसा व अपराध के काम में अपने आप को संलग्न नहीं करूंगा। क्यों? कि मेरी जितनी भी शक्तियां हैं उन्हें एक सही दिशा मिल रही है, और क्योंकि मुझे एक सही दिशा मिल रही है तो मेरा जो रुझान है वह सही दिशा में होगा और हिंसा और अपराध में मेरी संलग्नता नहीं होगी। इसके विपरीत अगर किसी व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है, अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसे रोजगार नहीं मिल पाता, और रोजगार न मिल पाने के कारण
कारण वह हिंसा और आपराधिक गतिविधियों की ओर संलग्नता उसकी पाई जाती है। हो सकता है कि शुरू में वो ना पता चले, लेकिन आगे जाके वह स्वयं ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेता है। मित्रों, अगर मेरे पास शिक्षा है, अगर मेरे पास रोजगार है, तो सीधी सी बात है, मैं आर्थिक रूप से स्वतंत्र हूं। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना इस देश में किसी उपलब्धि से कम नहीं है। तो अगर मेरे पास शिक्षा है, अगर मेरे पास रोजगार है, तो मुझे परतंत्रता यानी पराधीनता का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसा कि हमारे यहाँ कहा जाता है कि पराधीन सपने सुख नाई, अर्थात जो व्यक्ति दूसरे के अधीन है वह सपने में भी कभी सुखी नहीं हो सकता। अगर वह स्वतंत्र है, अगर वह अपने पैरों पर खड़ा है, तो उसके पास शक्ति व नेतृत्व क्षमता की कभी कमी नहीं आएगी। और जो व्यक्ति शक्तिशाली होता है, पूरी दुनिया उसका सम्मान करती है, और न केवल वह उसका सम्मान उसकी पूरी दुनिया में उसे मिलता है, बल्कि उसके पास वह क्षमता होती है कि वह समाज का नेतृत्व करने में सक्षम होता है। तो यह वह लक्षण है जो व्यक्ति को अमीर या गरीब बनाते हैं। तो अगर मेरे पास पेट भर भोजन है, अगर मेरे पास सर छुपाने को छत है, अगर मैं शिक्षित हूं, अगर मेरे पास रोजगार है, अगर मेरे पास शक्ति व नेतृत्व क्षमता है, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैंने अपने जीवन स्तर को उस निम्न रेखा से ऊपर उठा लिया है। और अगर कोई व्यक्ति उस रेखा से अपने स्तर को, जीवन स्तर को ऊपर नहीं उठा पाता, तो सीधा सीधा वह निर्धनता की श्रेणी में आएगा, और वे निर्धनता के सब लक्षण धीरे धीरे हमें प्रतीत होने लगेंगे। मित्रों, यहाँ निर्धनता का वर्गीकरण किया गया है कि निर्धनता जो है, हम देखते हैं कि हमारे देश की जो 80% जनसंख्या है वह गांव में निवास करती है, और 20% जनसंख्या जो है वह शहरी क्षेत्रों में निवास करती है। तो इसी तरह जो निर्धनता है या जो लोग निर्धन है, उनका भी कुछ आवश्यक बिंदुओं के आधार पर यहाँ वर्गीकरण किया गया है। उस वर्गीकरण के हिसाब से अगर निर्धनता को देखा जाए तो चिरकालिक निर्धन, अल्पकालिक निर्धन व गैर निर्धन। तो समय के हिसाब से अगर देखा जाए तो चिरकालिक निर्धन यानी लंबे समय तक निर्धन रहने वाले वे लोग होते हैं जो सदैव निर्धन रहते हैं, अतः या सामान्य निर्धन होते हैं। तो चिरकालिक जो निर्धन है, इस श्रेणी में वे लोग आते हैं जो अपने जीवन का एक लंबा समय उस सामान्य जीवन रेखा से नीचे काटते हैं। वे व्यक्ति चिरकालिक निर्धनता की श्रेणी में आते हैं। ये चिरकालिक निर्धन दो प्रकार के होते हैं। पहले हैं सदैव निर्धन और दूसरे हैं सामान्य निर्धन। जो सदैवी निर्धन होते हैं, इस श्रेणी में वे लोग आते हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करके रोज कमाकर रोज अपने परिवार का पेट पालते हैं। इनके पास रहने के लिए घर नहीं होता, शिक्षा की तो हम आशा ही नहीं रख सकते, और एक लंबा काल अपने जीवन का यह निर्धनता में व्यतीत कर देते हैं। तो सदैव निर्धनता इस श्रेणी में ज्यादातर वे लोग आते हैं जो कि मजदूर हैं, जो कि दिहाड़ी करते हैं, जो कि रोज पैसा कमाते हैं और रोज उसे खर्च कर देते हैं। इसके बाद जो दूसरी श्रेणी चिरकालिक निर्धनता में आती है वह है सामान्य स्तर के निर्धन। यदि किसी व्यक्ति के पास थोड़ी सी जमीन है, मान लीजिए 2 बीघा जमीन है, तो वह अपनी उस जमीन में कुछ न कुछ उगाएगा। वह अपने परिवार के पेट भरने के लिए आवश्यक वस्तुओं का संग्रहण वह अपनी जमीन में उगा के कर लेता है। या इसके अलावा सामान्य निर्धन लोग उस श्रेणी के लोग होते हैं जिनके पास यदा कदा कुछ न कुछ उनके पास रोजगार का साधन होता है, जिससे कि वह अपने जीवन को एक सामान्य स्तर दे देते हैं। अपनी जीवन की जिम्मेदारियों को मुश्किल से ही सही लेकिन वो पूरा कर देते हैं। तो यह वे सामान्य स्तर के निर्धन होते हैं जो कि सदैव निर्धन रहने वाले व्यक्तियों से ऊपर उठकर एक सामान्य जीवन स्तर को मेंटेन करने में जो सफल हो जाते हैं। तो चिरकालिक निर्धनों की इस सूची में सदैव निर्धन और सामान्य निर्धन, इन दोनों वर्गों पर हमने अभी चर्चा की। और चिरकालिक निर्धन के बाद जो अगली श्रेणी निर्धनता की आती है वह है अल्पकालिक निर्धन।
तो जैसे कि ये शब्द ही अपने आज जो अर्थ है वो जो है जारी कर रहे हैं कि जो चिरकालिक निर्धन है यह वह व्यक्ति हैं जो लंबे समय तक निर्धन होते हैं, और अल्पकालिक निर्धन व्यक्तियों की वह श्रेणी है जिनमें व्यक्ति संघर्ष करते हुए किसी एक रोजगार के या शिक्षा के अवसर का फायदा उठाते हुए या देश की सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का फायदा उठाते हुए अपने जीवन स्तर को गरीबी से ऊपर उठा लेता है। तो अल्पकालिक निर्धनों की सूची में पहली जो श्रेणी है वह है चक्रीय निर्धन और दूसरे हैं अनियमित निर्धन। विद्यार्थी मित्रों, जो चक्रीय निर्धन होते हैं, जैसा कि यह शब्द अपना अर्थ इंगित कर रहा है कि एक साइक्लिक जो है एक चक्र जैसा उनके जीवन में चलता है, जिसमें उनके जीवन की अच्छी दशा भी देखने को मिलती है, जिनमें उनके जीवन की निम्न दशा देखने को भी मिलती है। ज्यादा दूर कहीं हमें जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम अपने देश के किसान की हालत देखें, और किसान भी कौन सा, किसान भी वह किसान जो कि मानसून पर निर्भर रहता है, तो हमें चक्रीय निर्धन व्यक्तियों की जो सूची है उसका एक अच्छा खासा उदाहरण हमें हमारे देश में मानसून पर निर्भर रहने वाले किसान से मिलता है कि जब मानसून आता है, बारिश अच्छी होती है, जमाना अच्छा होता है, तो उस किसान का चेहरा खिल जाता है, उस किसान के यहाँ दिवाली मनाई जाती है, उस किसान के यहाँ होली जैसी होली मनाई जाती है और पूरा साल जो है वो अच्छे से बीतता है। लेकिन इसके विपरीत अगर किसी वर्ष अकाल पड़ जाए तो सीधा सीधा उसकी जो आर्थिक परिस्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उस पर इसका बहुत गहरा असर पड़ता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यह एक चक्रीय निर्धनता की अवस्था होती है जिनमें कुछ बाह्य कारणों के कारण, जिनमें कुछ बाह्य तत्वों के कारण व्यक्ति जो है वह अपनी हीनता व निर्धनता की श्रेणी में जाता है, या कई बार वह निर्धनता की श्रेणी से उठ के उस सामान्य श्रेणी को छू लेता है। लेकिन ये परिस्थितियां, क्योंकि बाह्य परिस्थितियां होती है, अतः चक्रीय निर्धन के हाथ में उन परिस्थितियों को सुधारना नहीं होता। उन परिस्थितियों पर निर्भर रहते हुए वह कभी सामान्य जीवन जीता है, वह कभी गरीबी का जीवन जीता है। चक्रीय निर्धन के बाद जो अगली सूची आती है वह है अनियमित निर्धन, यानी अनियमितता, यानी उतार और चढ़ाव। हमारे यहाँ की संस्कृति में कहा जाता है कि उतार और चढ़ाव हर व्यक्ति के जीवन में आता है। तो जो निर्धनता की श्रेणियां हैं, इसमें भी ये जो अनियमित निर्धन होते हैं ये वे व्यापारी होते हैं। इनका उदाहरण अगर समझा जाए तो ये वे व्यापारी होते हैं जिनका व्यापार किसी परिस्थिति में अच्छा चलने पर उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो जाती है, और उसके विपरीत कई बार व्यापार में बहुत बड़े नुकसानों को उन्हें झेलना पड़ता है, क्योंकि हम भारत जैसे देश में रह रहे हैं और भारत अनियमितताओं से भरा देश है। कब किस घटना को भारत में, कब कौन सी घटना भारत में घटित हो जाए, इसका कोई पूर्वानुमान हम नहीं लगा सकते। और हम इसका उदाहरण अगर देखा जाए तो गुजरात में कई साल पहले एक भयंकर भूकंप 15 अगस्त के दिन आया था, और अच्छे खासे जो वहां के जो व्यापारी है वे सड़क पर आ गए थे। अब वह भूकंप जो आया था वह एक प्राकृतिक आपदा थी जिनमें इन लोगों का कोई भी हस्तक्षेप नहीं था, या ये उसे कंट्रोल या उससे नियंत्रित नहीं कर सकते थे। परिस्थिति के कारण इन्हें अनियमित निर्धनता का सामना करना पड़ा, यानी जीवन में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीवन को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन उससे उबरते हुए आज उस घटना के 10 से 15 वर्षों के बाद वे व्यापारी पुनः वहां पर स्थापित हो गए हैं। पुनः उन्होंने उस निर्धनता को हराकर वापस उस सामान्य जीवन श्रेणी को उन्होंने मेंटेन किया है। तो ये वे अनियमित निर्धन होते हैं या वे अनियमित व्यापारी होते हैं जो व्यापार के उतार और चढ़ाव के कारण उन निर्धनता की परिस्थितियों का सामना करते हुए, उनसे जूझते हुए अपने पराक्रम से वापस उस परिस्थिति से बाहर निकलते हैं। लेकिन क्योंकि यह एक रोज घटने वाली घटनाओं का हिस्सा है, तो इन पे वो डर हमेशा बना रहता है कि इनके पास निर्धनता वापस कभी भी आ सकती है। तो अल्पकालिक निर्धन जो है, जो कम समय के लिए जो निर्धन है, उसमें चक्रीय निर्धन यानी वे किसान जिन्हें वर्षा की कमी के कारण निर्धनता का सामना करना पड़े, या
अल्पकालिक अनियमित निर्धन, जिन्हें किसी प्राकृतिक आपदा के घटने के कारण निर्धनता का सामना करे। इन दो श्रेणियों से हम चक्रीय निर्धन व अनियमित निर्धनों को परिभाषित कर सकते हैं। मित्रों, इसके बाद जो एक सूची बच जाती है निर्धनता में, वह है सीधे सीधे गैर निर्धन। मित्रों, हम अपने देश में कुछ प्रतिष्ठित उद्योगपतियों का नाम जानते हैं, जैसे कि बिरला, टाटा, अंबानी, अडानी। तो यह वह प्रतिष्ठित व्यापारिक घर हैं या वो बिजनेस हाउसेज हैं जिन्होंने एक स्तर से ऊपर उठकर अपने आप को इस देश में अपनी मेहनत से इस प्रकार संवर्धित किया है कि यह सीधे सीधे गैर निर्धनों की सूची में आते हैं। अभी जो परिस्थिति पूरे देश में व्याप्त है, हम देख सकते हैं कि जो देश की जीडीपी है, जो देश का सकल घरेलू उत्पाद है, वह गत 20 वर्षों के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। और उसका कारण हम सब जानते हैं कि कोरोना जैसी महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को पूरी तरह से झकझोर के रख दिया। लेकिन उस परिस्थिति में भी ये वे लोग हैं जिनके जीवन स्तर में कोई बदलाव नहीं आया, क्योंकि इनके जो पहले लोग, इनकी जो पहले की जो पीढ़ियां थी, उन्होंने अपनी पूरी उम्र को इस तरह से खपाया और इस तरह से एक बहुत मजबूत प्लेटफॉर्म इनके लिए खड़ा कर दिया कि अब चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाओ, वो मजबूत प्लेटफॉर्म जो है वह हिल नहीं सकता। यह एक मजबूत पेड़ की जड़ के जैसा होता है, जिसको आंधी, बरसात, तूफान कुछ भी आए, वह पेड़ अपने स्थान पर यथावत बना रहता है, वह कभी उखड़ नहीं पाता। तो 3 श्रेणियों के अंतर्गत जो चिरकालिक गरीब है, ये वे गरीब होते हैं जो लंबे समय तक गरीबी का सामना करते हैं। अल्पकालिक गरीब वो होते हैं जो चक्रीय या अनियमित परिस्थितियों के कारण गरीबी का सामना करते हैं। और इन सब के विपरीत जो गैर निर्धन या जो अमीर या जो संपन्न लोग होते हैं, यह वह श्रेणी है जो उस स्तर से ऊपर उठ चुकी है। न केवल ऊपर उठ चुकी है, बल्कि इतना उन्होंने अपने स्तर को ऊपर उठा लिया कि इनको या इनकी आने वाली पीढ़ियों को शायद गरीबी जैसा शब्द अपने शब्दकोश में रखना ही ना पड़े। मित्रों, हमारे देश में जो हमारे देश की जो सरकार है, उसने पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से कुछ ऐसी परिस्थिति लाने की चेष्टा की कि हर व्यक्ति को एक न्यूनतम जीवन स्तर जो है वह प्राप्त हो सके। और उस जीवन स्तर को निर्धारित करने के लिए जो एक गरीबी रेखा है, ऐसा मापदंड यहाँ की सरकार ने बनाया था। और किस मापदंड के हिसाब से वो बनाया गया था? वह था व्यक्ति को रोज मिलने वाली खुराक के हिसाब से। जैसा कि मैंने आपको गरीबी के लक्षणों का पहला लक्षण जो बताया था, वह था पेट भर भोजन का न मिलना। तो जो कैलोरीज का जो खर्च हमारा शरीर रोज करता है, या कैलोरीज, ये मैं आपको कैलोरीज के बारे में बताऊं कि कैलोरीज जैसे किसी के भी वजन को मापने के लिए किलोग्राम को उपयोग किया जाता है, किसी की भी लंबाई मापने के लिए इंच या फुट को उपयोग किया जाता है, उसी तरह शरीर में ऊर्जा के स्तर को मापने के लिए कैलोरीज इस मापदंड को उपयोग किया जाता है। तो जो गरीबी रेखा है उसे निर्धारित करते हुए सरकार ने शहरी, जो ग्रामीण क्षेत्र व शहरी क्षेत्र, दोनों क्षेत्रों में कुछ ऊर्जा के मापदंड बनाए हैं, जिनमें यह कहा गया है कि जो गांव में रहने वाला व्यक्ति है उसे 2400 कैलोरी यानी इतना भोजन रोज करना पड़ेगा कि 2400 कैलोरी इतनी क्षमता जो है उसके शरीर में आ जाए। और जो शहरी क्षेत्र में रहने वाला जो व्यक्ति है उसे 2100 कैलोरी यानी 2100 कैलोरी उसे मिल सके, इतना भोजन उसे रोज करना पड़ता है। तो यह वह मापदंड है जो सरकार ने गरीबी रेखा के लिए निश्चित किए हैं कि अगर किसी ग्रामीण व्यक्ति को 2400 कैलोरी रोज मिल रही है, यानी इतनी खुराक वह ले पा रहा है, जिसमें फल, सब्जी, दूध, गेहूं, चावल और अन्य खाद्य पदार्थ आते हैं जो कि इस ऊर्जा का मुख्य स्रोत होते हैं, तो यह पदार्थ अगर उसे पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं तो वह उस कैलोरी का निर्माण अपने शरीर में करके अपने जीवन का यापन कर पाता है। और इसके विपरीत अगर अगर कैलोरी उसे नहीं मिल पाती है तो वह उस स्तर से नीचे के स्तर का जीवन जीता है। और जो हमारे देश का वित्त मंत्रालय है, उस वित्त मंत्रालय ने इस तथ्य को और ज्यादा पारदर्शिता से प्रदर्शित करने के लिए कुछ जो मौद्रिक आंकड़े हैं वो इस मामले में 2012 में जारी किए थे, जिनके अनुसार ग्रामीण व्यक्ति को अपनी रोज की ऊर्जा की उत्पादकता के लिए 816 रुपए का मासिक खर्च चाहिए। यानी
अगर किसी ग्रामीण व्यक्ति को 816 रुपए रोज मिलते हैं तो सरकार के हिसाब से वह अपने महीने भर खाने के लिए भोजन की व्यवस्था कर सकता है, यानी स्वयं के खाने के लिए। यहां परिवार का सम्मिलित होना इसमें आवश्यक नहीं है। यह व्यक्ति विशेष के हिसाब से आंकड़े जारी किए गए हैं कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को अगर 816 रुपए रोज मिलते हैं तो वह अपनी रोज की 2400 कैलोरी की जो शरीर में ऊर्जा की खपत है वह उसको अच्छी तरह से उसकी भरपाई कर सकता है। और इसके विपरीत जो शहरी क्षेत्र है उसमें 1000 रुपए जो मासिक खर्च है वह निश्चित किया गया है, और यह इस मापदंड पे किया गया है कि अगर किसी शहरी व्यक्ति को 1000 रुपए एक महीने के दिए जाए तो वह आराम से अपने खाने के लिए जो रोज का भोजन है वह उसकी व्यवस्था कर 2100 कैलोरी की ऊर्जा रोज उत्पादित कर सकता है। तो यह वह मापदंड है जो कि व्यक्ति की मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय, यानी ये जो मापदंड है, जो पैसे का मापदंड मैंने बताया, ये सरकार द्वारा जारी किया गया पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑन पर पर्सन के हिसाब से, यानी प्रति व्यक्ति की जो उपभोग खपत है या उपभोग व्यय है यह है 816 रुपए ग्रामीण क्षेत्र में और 1000 रुपए शहरी क्षेत्र में, जिसमें ग्रामीण को 2400 कैलोरी और शहरी व्यक्ति को 2100 कैलोरी का जो पर्याप्त जो ऊर्जा का स्तर है वह मेंटेन उसे कर सकता है। मित्रों, यहाँ एक बात जाननी यह भी आवश्यक है कि हमारे देश की कुल जो गरीब जनसंख्या है, यानी हमारे देश की 130 करोड़ जनसंख्या में से अगर 30 करोड़ गरीब है तो इन 30 करोड़ गरीबों में से तकरीबन 27 करोड़ गरीब जो है वह भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। और इसी विषय पर हम इस वीडियो में आगे और चर्चा करने वाले हैं।